हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, क्वेश्चन भी हो रहे होंगे। ये हमारे 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे पहले पार्ट के अंदर। मज़ा आया होगा। अब आइए चलते हैं उसके अगला वाला पार्ट हम लोग करते हैं। अब जो क्वेश्चन इजी इजी हैं, खाली कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं तो उन पर ध्यान दीजिएगा। पहला आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको टेबल दिया हुआ है। तो मास ऑफ डाई नाइट्रोजन और मास ऑफ डाई ऑक्सीजन दिया हुआ है। 14 ग्राम, 16 ग्राम, 14 ग्राम, ये सब पूरा दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंट डाटा। इनका ये कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी एक को फिक्स कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 14 ग्राम नाइट्रोजन ले रहा हूँ और उसके साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहा हूँ, फिर 14 ग्राम नाइट्रोजन ले रहा हूँ, उसके साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन ले रहा हूँ। तो जब भी ऐसा कोई केस आता है, इसे बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या होता है इसमें? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखो। मान लो मैंने नाइट्रोजन को 28 ग्राम लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया, इसको मैंने फिक्स कर लिया और उसके साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहा हूँ, एक बार 32 ले रहा हूँ, एक बार 80 ले रहा हूँ। तो इस्लाम में ऐसा होता है कि अगर एक को फिक्स कर रहे हैं और दूसरे को चेंज कर रहे हैं, तो ये दूसरे का जो रेशियो आएगा 16, 32, 80, जो भी कंबाइन का रेशियो आएगा वो एक होल नंबर आएगा। देखो 16, 16 दूनी 32 और 16 पचे 80 ना। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये डिफिनीशन आप देख सकते हैं इसकी, ठीक है ना। ये होता है। ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा इसलिए नहीं है कि उसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है, बस इसलिए कि कभी भी अगर आपको कन्वर्जन करना हो तो आप किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, आइए एक बार मैं सिखा देता हूँ कन्वर्जन करना। आगे भी ये काम आएगा, इसलिए मैंने इसको वीआईपी कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। आपको 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है पहले एमएम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। सबको पता होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। अब देखो मैंने सारी चीजें क्यों लिखी हैं, ताकि आपका यूनिट से यूनिट कटता हुआ दिखाई दे। देखो आप क्या लिखोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और नीचे तो 1 किलोमीटर रहेगा, है ना। ये सबको पता, यूनिटरी मेथड तो सबको पता होगा कि 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं ना। और नीचे 1 किलोमीटर मैंने लिख दिया है ताकि ये 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर कैंसिल हो सके, यूनिट कैंसिल हो सके, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो फिर 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं, ये सबको पता होगा। मिलीमीटर की बात हो रही है ना, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, ये सबको पता होगा। ठीक। अब क्या होता है, अब यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 0, 2 5 0, 1 6 0, तो देखो 10 की पावर 6 mm आ गई। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, देखो ये सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इस किलोमीटर से ये किलोमीटर कैंसिल हो गया, इस मीटर से ये वाला कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे आपके पास सिर्फ क्या बचा, mm। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं पिकोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सबको पता है। 1 मीटर में कितना होता है आपको पता होगा, 1 पिकोमीटर होता है। यानी कितना, 10 की पावर -12 पिकोमीटर होता है इसके अंदर ना। तो आपका क्या होगा, -12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, ये सबको पता है। तो 12 3 15, तो ये आप देख सकते हैं इतना पिकोमीटर आपके पास होगा, ठीक है ना। आगे मिलीग्राम की बात करते हैं, तो मिलीग्राम का मतलब सबको पता होता है, 10 की पावर -3। तो 1 मिलीग्राम के अंदर 1000, यानी 1 ग्राम/1000 mg, ये सबको पता है। और इंटू अगर इसको केजी में आप उल्टा चलोगे, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी सबको पता है। ये 1000, यानी आप देखोगे ये 3 और ये 3 कितना, -6 हो गया, है ना ये। और इसको नैनोग्राम के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, 10 की पावर -9 से आपको डिवाइड करना होगा। या आप डायरेक्ट अगर जिसको करना है, तो नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9। और ये 1 ग्राम के अंदर क्या होगा, 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इस वाले को आप अच्छे से देख लेना। अब यहाँ की बात करते हैं, 1 ml के अंदर क्या होता है, सबको पता होता है। 1 ml के अंदर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1000 से डिवाइड करने का मतलब 10 की पावर-3 लीटर। और सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, यही क्यूब हो जाएगा। और नीचे 1 डेसीमीटर/10, यानी 1 सेंटीमीटर को अगर आपको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से पूरा यूनिटरी मेथड से आपका हो गया, वरना आपका बाद में आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप फिर से पूरा कन्वर्ट करो। चलो आओ देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। देखो आसान क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है,
स्पीड ऑफ लाइट आपको दी हुई है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनो सेकेंड। तो मुझे पता है 1 नैनो सेकेंड में 10⁻⁹ होता है। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड मैंने लिख दिया और टाइम मैंने लिख दिया 2 नैनोमीटर। अब ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, अब सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, मीटर। तो ये ना -9 है, तो इसलिए 6 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा, जिसे हम 0.6 मीटर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपको लिमिटिंग रीजन के ऊपर क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि इसमें नहीं दिया हुआ है पूरा, बट मैं जब पढ़ाऊंगा पूरा तो आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। आपको ये रिएक्शन दी हुई है, तो सबसे पहले आपको देखो क्या डाटा दिया हुआ है, इनमें से बताना है कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है। पहले तो समझ लेते हैं लिमिटिंग रीजेंट कहते किसको हैं। देखो, जब भी रिएक्शन होगी, मान लो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए और बी मिलकर रिएक्शन करा रहे हैं। अब एक बात बताइए, इनमें से अगर कोई खत्म हो जाएगा, क्या रिएक्शन हो पाएगी, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसका मतलब जो पहले खत्म हो जाएगा उसे हम बोलेंगे लिमिट है उसकी, यानी लिमिटिंग रीजेंट है। जो बाद में खत्म होगा, जो बचा रहेगा, उसे क्या बोला जाएगा, एक्सेस। तो हमारे काम का होता है लिमिटिंग रीजेंट, जो पहले रिएक्शन में खत्म हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। एक तरीका सबसे आसान क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने पूरा लिख दिया है। लिमिटिंग रीजन सबसे पहली चीज वो क्या होता है, जो पूरा खत्म हो जाता है। दूसरी बात रिएक्टेंट का होता है, हमेशा भाई रिएक्टेंट का होगा, यानी इसका प्रोडक्ट का कभी भी नहीं होता है, वो रिएक्टेंट का होगा, क्योंकि रिएक्टेंट ही रिएक्शन करते हैं। दूसरा, रिएक्शन इसके लिए बैलेंस होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। पहले रिएक्शन को बैलेंस करा जाता है। उसके बाद मोल अपान स्टोमेटिक रिएक्शन कम हो, यानी जिसका मोल कम हो, मोल अपान रेशियो। तो सिंपल तरीका होता है डायरेक्ट करने का, ये देखो मान लो इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो स्टोमेटिक कोफिशिएंट क्या होता है, इसी एक से पहले जो लगा होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, उसी से पहले जो लगा होता है उसी को बोलते हैं स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मोल अपान जो ये कोफिशिएंट है, अगर जिसका कम होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन प्रोसीड होगी, जो ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग कभी रिएक्शन नहीं देखी जाएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, हम बाद में देखेंगे। आइए देखते हैं। अब देखो, अब जो ए और B2 है, इसका क्या मतलब है, इसका भी 1 मोल चाहिए, बी का भी, B2 का भी 1 मोल चाहिए, यानी एक एक चाहिए, ठीक है ना। आओ देखते हैं पहला क्या दिया। पहला आपको दिया हुआ है कि 300 इसके एटम है, 200 इसके मॉलिक्यूल है। अब खुद बताइए, दोनों बराबर चाहिए, तो लिमिटिंग कौन होगा, हमारा लिमिटिंग 200 होगा। ये 300 है तो 300 इसको भी चाहिए, बट ये 200 है, इसका मतलब ये कम है, तो ये लिमिटिंग रीजेंट होगा। अब यहीं पर खाली एक चीज बता देता हूँ, फिर ये नहीं बताऊंगा कि ये 200 है, अगर ये 200 है तो ये भी 200 ही खर्चा होगा, तो इसका मतलब ए वाला 100 बच जाएगा, ठीक है ना, तो एक्सेस हो गया। अगला, ए का 200 मोल, 2 मोल दिया है, बी का 3 मोल, बताओ कम कौन है, ए वाला, तो वो लिमिटिंग रीजन। अगला, इसमें भी 100 एटम दिया हुआ है, इसमें 100 मॉलिक्यूल दिया है। अब बताओ दोनों इक्वल है, तो इसमें कोई भी लिमिटिंग रीजन नहीं होगा, या कई बार बोला जाता है कि इसमें कोई भी नहीं होगा या तो दोनों होंगे, ठीक है ना। तो हम दोनों कह सकते हैं कि लिमिटिंग रीजन दोनों, या तो कोई नहीं होगा या दोनों होगा, ठीक, दोनों ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो लिमिटिंग रीजन, या फिर मैं नीचे लिख देता हूँ और बहुत, ठीक है ना। ये दोनों नहीं होंगे, या तो क्या होगा, बहुत होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला, इसका 5 मोल दिया हुआ है, इसका 2.5 मोल, तो 2.5 मोल वाला कम है, तो इसलिए ये लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। फिर ये 2.5 मोल है, यानी सिंपल है, आपको देख सकते हैं, जो कम होगा वो आपका लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। पहला, आपको रिएक्शन दिया हुआ है पूरा का पूरा, तो देखो ये अमोनिया बनाने की प्रोसेस होती है, तो अमोनिया बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस, जस्ट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या क्या खेल इसमें किया हुआ है। आपको पहला पूछा गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 10 ग्राम नाइट्रोजन पूरा, या वो क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी दो डाटा, देखो समझो, दो डाटा गिवन है, दो लोगों का डाटा गिवन होता है, तो हमें ये चेक करना पड़ता है उनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो ये तो पहली चीज क्या करना है, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। उन्होंने बैलेंस करके रिएक्शन को नहीं दिया हुआ है, हमने बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद हमें ये पता चला कि जो 1 मोल अमोनिया N2 चाहिए, तो 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 मोल क्या बनेगा, अमोनिया हमारा बनेगा। तो आइए पहले तो देखते हैं कि कितना
क्या क्या खर्च होगा। देखो नाइट्रोजन अगर 1 मोल चाहिए तो हाइड्रोजन 3 मोल चाहिए, ये हमने लिख दिया। अब 1 मोल नाइट्रोजन N2 कितने ग्राम की होती है, 28 ग्राम की होती है, और 3 मोल हाइड्रोजन 6 ग्राम की होती है। यानी जब 28 ग्राम नाइट्रोजन आएगी तो 6 ग्राम हाइड्रोजन को लाना पड़ेगा। तो 1 ग्राम में कितना आएगा, हमने निकाल लिया 6/28। लेकिन आपको दिया हुआ है अमोनिया डाई नाइट्रोजन कितना दिया हुआ, 2000 ग्राम। इसका मतलब 2000 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें कितनी चाहिए हाइड्रोजन, 428.5 ग्राम चाहिए, है ना, ये चीज ध्यान देना। यानी इतनी हमें क्या होना चाहिए, इतनी हमें चाहिए, चाहिए, ठीक है। हमारे पास दिया कितना है, 1000 ग्राम, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है। तो अब हमने पता चल गया इसमें लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, नाइट्रोजन लिमिटिंग रीजेंट है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग रीजन। तो हमने कहा हाँ ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या कोई बचा रह जाएगा, हाँ भाई हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, बची रह जाएगी। कितना बची रहेगी, हम कहेंगे जो लिमिटिंग रीजेंट है वो पूरी 428 ग्राम खत्म होगी। भाई 2000 ग्राम नाइट्रोजन खत्म होगी तो 428 ग्राम ये खत्म होगी, तो बची कितनी, तो 1000 में से इतना बच जाएगा, पहली चीज। इसने क्वेश्चन पूछा है अमोनिया। अब बताओ सब इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही कहा था पहले हम लिमिटिंग रीजन चेक करेंगे। तो हमारा लिमिटिंग रीजन कौन मिल गया है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर लिमिटिंग रीजन मिल गया है तो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन जाएगी, प्रोसीड करेगी। तो नाइट्रोजन और NH3 है। अब बताओ नाइट्रोजन का अगर 1 मोल जाएगा, NH3 का 2 मोल जाएगा। यहाँ पर देखो बैलेंस करने के बाद पता चल गया। तो 1 मोल नाइट्रोजन जाएगा तो 2 मोल NH3 जाएगा। तो 1 मोल में 28 ग्राम और इसके 2 मोल में 34 ग्राम। कैसे, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन है 3, 14 3 17। तो 1 मोल के अंदर 17 तो 2 मोल के अंदर 34। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन का कितना जाएगा, 34/28। आपको दिया कितनी है नाइट्रोजन, 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, बस बात खत्म। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। अगला आपसे बोला गया है कि 0.5 मोल में और 0.5 मोलर में, यानी मोलारिटी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मास निकालेंगे, Na2CO3 का मास Na का 23 इंटू 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 106 ग्राम आ गया। अब देखो ये मोल और मोलारिटी की बात करेंगे, मैं कहूंगा 1 मोल में 106 ग्राम है, बिल्कुल 1 मोल के अंदर। तो यहाँ कितना दिया हुआ है, 0.5 मोल, यानी उसका आधा, यानी 53 ग्राम। तो इसका सिंपल मतलब है कि भाई 53 ग्राम है, बस बात खत्म, 53 ग्राम और कुछ नहीं। जब मोलारिटी की बात करते हैं तो N इंटू वॉल्यूम, यानी लीटर के अंदर वॉल्यूम होता है, ये मोलारिटी का फार्मूला होता है। तो 0.5 मोलारिटी का मतलब होता है 0.5 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर 0.5 मोल है, यानी 53 ग्राम है। अब देखो ये सिर्फ 53 ग्राम बैठा हुआ था, ये कहां पर है, 1 लीटर के अंदर 53 ग्राम है। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है बिल्कुल, दोनों में डिफरेंस है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ 10 वॉल्यूम। अब देखो ये पूरा दिया हुआ है, हाउ मेनी वॉल्यूम वेपर ऑक्साइड, यानी आपसे कहा गया है H2 और O2 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ये बन रहा है। तो आपको बताना है कितना वापर जो है कितना H2O निकलेगा, और आपको डाटा दिया हुआ है। पहले समझो इस, फिर से वही, पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। हाँ हमने रिएक्शन देखो, 2 हाइड्रोजन इधर, दो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। इधर 2 से तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो हमें इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर अगर इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल है, फिर इसका 2 मोल है, तो सबसे पहले लिमिटिंग रीजेंट फाइंड करना होता है हमें कि लिमिटिंग रीजेंट इसमें कौन सा है। तो अब हम कैसे देखेंगे, आपको दिया हुआ है H2 और O2 रिएक्टेंट का देखा जाता है। अब बताओ अगर 2 मोल हाइड्रोजन जाएगा तो 1 मोल O2 बनेगा। अब इसमें वॉल्यूम देखेंगे, भाई मोल और वॉल्यूम का डायरेक्टली रिलेशन हम देख सकते हैं, सबको पता होता है ना। चलो तो अगर 2 मोल किया मैं 2 वॉल्यूम ले लूं, कोई मसला, कोई मसला नहीं, ना मसला है ना मसला है। तो भाई 2 मोल किया मैं 2 वॉल्यूम ले लूं, है ना। तो मोल और वॉल्यूम पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन डायरेक्टली वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यहाँ से आपको पढ़ाया गया होगा कि हम ले सकते हैं। तो अगर इसका 2 वॉल्यूम जाएगा तो इसका 1 वॉल्यूम जाएगा, देखिए, और इसका अगर 1 वॉल्यूम जाएगा तो इसका 1/2, यानी आधा। आपको दिया हुआ हाइड्रोजन का 10 वॉल्यूम दिया है, यानी अगर हाइड्रोजन का 10 वॉल्यूम जाएगा तो ऑक्सीजन का 5 वॉल्यूम जाएगा। तो यही दिया हुआ है आपका, है ना, ये गिवन ही यही है, 10 वॉल्यूम इसका, 5 वॉल्यूम इसका, यानी कोई भी लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। या मैंने कहा ना दोनों लिमिटिंग रीजेंट हैं, चाहे कोई नहीं है चाहे दोनों लिमिटिंग रीजेंट हैं। चलो अक्सर लोग क्या कहते हैं, नो लिमिटिंग रीजेंट, तो हम ठीक है। नो लिमिटिंग रीजन का मतलब ये है कि आप रिएक्शन चाहे इससे लो चाहे इससे लो, बात बराबर है। जैसे एग्जांपल मैं H2 और H2O को लेता हूँ,
इसका भी 2 जाएगा, इसका भी 2 जाएगा, तो इसका 2 जाएगा, तो इसका 10 दिया हुआ है तो इसका भी 10 जाएगा, यानी आंसर हमारा कितना आया 10, पहली चीज। ठीक, चलो उसके नहीं, हम इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, O2 के अकॉर्डिंग। O2 का 1 जाएगा तो ये 2 बनेगा, तो O2 5 दिया हुआ है तो 5 दूनी 10, तब भी 10 आएगा, बात बराबर है। आगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। अब देखो पीकोमीटर दिया हुआ है, सबको पता होता है जो पीकोमीटर होता है 10 की पावर -12 होता है, पहली बात, ये 12 लिखा हुआ है ना, 12। अब 12 लिखा हुआ है तो बस 12 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब अच्छा, एक डिजिट हमेशा यहाँ देखो, ये 2 अंकों पे दी हुई है, हमेशा इसको कहाँ कन्वर्ट करना होता है, 1 अंक, एक पे, एक डेसिमल पे। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर इस तरीके से किया, यानी 2 के बाद डेसिमल लगाया तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर -12 की यहाँ -11, सब में यही करना है। माइक्रो का मतलब -6 होता है, हमने कर दिया। mg का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3, बस यहाँ पर किलोग्राम के अंदर करना है तो -6 हो जाएगा, बात खत्म, और कुछ नहीं करना। आगे, इस क्वेश्चन को देखिएगा, हालांकि कुछ नहीं है क्वेश्चन में। विच फॉलोइंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। भाई देखो, आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम सबको पता होता है, हम एटम कैसे निकालते हैं, मोल से। सबको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मोल के अंदर। 1 ग्राम AU है, 1 ग्राम, और मोल क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले निकाल लो सबका। AU का 197 होता है, ठीक है ना, तो 1/197। सोडियम का 23, तो 1/23। Li का 7, 1/7। Cl2 कितने को, Cl का होता है 35.5, ठीक है ना, तो 35, और ये Cl2 है, ये Cl2 है, टू टू टू, यहाँ 2 है, तो यानी 71 आएगा। तो मैंने सबको कन्वर्ट कर लिया। अब देखो, एक मोल के अंदर मैंने बताया, देखो Na एटम होते हैं, ये पूरा मैंने लिखता है ना, मैं Na लिखता हूँ। एक मोल के अंदर Na है, इस मोल के अंदर Na से मल्टीप्लाई, Na से मल्टीप्लाई, Na से मल्टीप्लाई। अब एक चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सिखाई जाती है, एक मोल के अंदर Na तो होता है, अगर यहाँ एटम है तो यहाँ भी एटम, यहाँ मॉलिक्यूल है तो यहाँ मॉलिक्यूल। हमने यहाँ पर क्या लिया था, 71, क्या हमने मॉलिक्यूल का लिया था, हाँ Cl2 का लिया था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मॉलिक्यूल आएगा। अब बताओ Cl2 के अंदर कितने आपके Cl हैं, 2। जब एटम की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक Cl2 के अंदर 2 एटम होते हैं। अब यहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा, 1/7, ये मैंने लिख दिया। ये सबसे कम है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर तो जानते हैं, नीचे वाला जितना ज्यादा होगा रिजल्ट उतना कम आएगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा, देख लो आप, 1/7, यानी इसके अंदर सबसे ज्यादा एटम आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस। आओ देखते हैं। आपको दिया हुआ, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन द वाटर, मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ, डेंसिटी और कुछ नहीं। देखो डेंसिटी का मतलब समझो, डेंसिटी आपको दिया हुआ है वाटर 1, डेंसिटी ऑफ वाटर 1, 1 का मतलब क्या है, 1 ग्राम/ml, 1 ग्राम/ml। ये हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा आपके काम आएगा, ठीक है ना। कैसे काम आएगा, अभी वहां पर आप देखिएगा। 1 ग्राम/ml का मतलब होता है कि 1 ml का 1 ग्राम होगा, तो 1000 ml का 1000 ग्राम। ये चीज मेरी याद रखना, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, बहुत ज्यादा, पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा काम आने वाली है ये चीज, ठीक। यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये मैं आपको डब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ ताकि आपको ये मैंने डब्बे के अंदर आपका बंद कर दी, ये बहुत काम आने वाली, पहले ही बता दे रहा हूँ। 1 ml का 1 ग्राम, तो 1000 ml का 1000 ग्राम। अब देखो मोलारिटी क्या होती है आपकी, आपकी मोलारिटी वहां दिया हुआ है N/V, यानी लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा। अब बताओ, सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा, समझो मेरी बात को। सॉल्यूट बहुत कम है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 0.04 मोलारिटी आपको सॉल्यूट दिया, बहुत ज्यादा कम। अब एक बात बताओ, 1000 है, अगर आपके पास 1000 है और 1000 1 रुपया है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1000 और 1 को दोनों एक मान सकते हैं, बिल्कुल। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत यहाँ साइड में देखना, कहीं साइड में देख लो, और साइड में ये आप ये ध्यान देना अपना कि मान लो यहाँ पर आपके पास 1000 और +1, ये आपके पास है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1000। भाई आपसे है ना, ये 1001 है, तो आप क्या कहोगे भाई, तकरीबन तकरीबन मेरे पास कितना है, 1000। वही सेम कहानी है
कि आपका सॉल्यूशन उसके अंदर सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर होता है। तो मैंने 1 लीटर के अंदर यानी 1000 ml के अंदर माना कि 1000 ग्राम ही मेरा क्या है, आपका वाटर है। अब देखो यहाँ पर क्या 1000 ml आया है, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 ग्राम। क्यों? डेंसिटी आपको दी हुई है। अगर ये डेंसिटी ना दी हुई होती तो आप कभी भी 1000 ml को 1000 ग्राम नहीं लिख सकते। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान, वरना कैलकुलेशन आपका होगा ही नहीं। मोल क्या? वाटर का मोल निकाल लोगे 1000/18, यानी ये वाटर का मोल आ गया। आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, ये हमारा बेसिक हो गया कहानी। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका मोल आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो हमें क्या एथेनॉल का निकालना है, तो एथेनॉल का मोल ऊपर, बाकी एथेनॉल और वाटर यानी जो भी आपको कंपोनेंट दिए हुए हैं उसका। मैं सिंपल इसलिए बताता हूँ, मोल अपॉन टोटल मोल, यानी जिसका निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। इसका 0.04 दिया हुआ है और इसका मोल हमारे पास आया। अब यहाँ की कैलकुलेशन है आपका, इधर से बस इधर इसको इधर ट्रांसफर करना है, इसको इधर ट्रांसफर करना है, और यहाँ से आपके पास क्या आया? एन एथेनॉल 2.3 मोल। अब मोलारिटी क्या होती है? मोल अपान वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका 1 लीटर है, तो क्या हो गया? एन एथेनॉल अपान 1 लीटर, यानी यही जो मोल है वही आपकी मोलारिटी हो गई। हालांकि आप डायरेक्ट देख सकते थे कि 1 लीटर के अंदर जो मोल प्रेजेंट होता है वही आपकी मोलारिटी होती है। ये बेसिक होता है, जब पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन, व्हाट विल द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम। अब एक बात बताओ, 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम होता है। हालांकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 12 AMU कब लेते हैं, 12 ग्राम कब लेते हैं, 12 कब लेते हैं। तो मैं एक सिंपल बात आपसे क्लियर कर दूं, जब आप एक एटम की बात करेंगे तो AMU लेंगे या U लेंगे। जब आप रिलेटिव मास लेंगे तो सिर्फ 12 लेंगे। जब 1 मोल की बात करेंगे तो ग्राम के अंदर आएंगे। तो 1 मोल कार्बन 12 ग्राम का होता है, और 1 मोल कार्बन में कितने एटम होते हैं? इतने। इसका मतलब यानी इतने एटम मिलाकर 12 ग्राम है, तो एक एटम का 12 के नीचे डिवाइड कर दो, बात खत्म। फिर आपका आया है, इसको फिर से आपसे पूछा गया है कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो आइए देखते हैं, इसके रूल होते हैं। रूल में क्या होता है, जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जो सबसे छोटा वाला सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतना ही फिगर आंसर में आता है। तो आप चेक करोगे, इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर 5, इसके अंदर 4, इसके अंदर 3, तो इसके अंदर जब आप देखोगे सबसे कम क्या है? 3। तो मल्टीप्लाई में जिसके सिग्निफिकेंट फिगर कम होते हैं उतने ही आंसर में आते हैं। तो इसके 3 हैं, इसका मतलब आंसर में भी 3 आएगा। ये 35 मत देना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें मल्टीप्लाई। बहुत लोग कहेंगे सर 5 के अंदर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम कहेंगे नहीं, आपने ये भी पढ़ा होगा, 5 एक एग्जैक्ट नंबर होता है, और किसी भी एग्जैक्ट नंबर का इनफाइनाइट आता है। क्यों? 5.00000, देखो सब काउंट होंगे पूरा इनफाइनाइट तक। तो इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? दूसरे वाले में मिनिमम 4 पे, तो इसलिए आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही आएंगे। एडिशन का जब भी रूल होता है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन का, तो आपको पता होगा, इसमें हम डेसिमल प्लेस लेते हैं। कितने डेसिमल प्लेस होते हैं मिनिमम? तो आप देखोगे इसके अंदर भी 4 4 4, तो यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी कितना आएगा? 4 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ी सी ऊपर। अगला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस वहां पर क्लोरीन आई थिंक आया था। आपको बताना, देखो ये आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ऊपर वाला हिस्सा डिफरेंस होता है। मैं कैसे बच्चों को याद कराता हूँ, जिसका टॉप हिल गया यानी टॉप का डिफरेंस आ गया, वो क्या होता है? आइसोटोप। ठीक है ना। चलो इनके एटॉमिक नंबर दिए हैं, इनके दिए हुए हैं, सॉरी इनके मोलर मास दिए हुए हैं, इनके मोलर मास, इनके परसेंटेज। तो आप ये देखोगे कि इसका मोलर सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका है, इसका मतलब आंसर इसी के पास आएगा। देख लेना, आंसर 39 के पास ही आएगा। भाई इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। बट हमें निकालने का तरीका क्या होता है, समझना मेरी बात को। देखो ये परसेंटेज में दिया हुआ है सबसे, तो बहुत सारे लोग क्या होगा, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा कि हमने पिछले में कन्वर्ट किया था। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 से डिवाइड कर दो ना। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट अगर नहीं कोई मसला है तो आप डायरेक्ट देखते हैं। देखो आपको सिर्फ क्या करना है, तरीका बता दे रहा हूँ। इसके मास को इसके परसेंट से मल्टीप्लाई करो। देखो तो मैंने पहले को मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, दूसरे को मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, यानी मैंने सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड किया। अब सब चूंकि परसेंटेज में थे तो हम क्या करेंगे, सबको 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना। आपको दूसरा तरीका भी हो सकता है कि 1/1 करो, बट कोई फायदा नहीं। भाई सबको पहले क्या कर लो, ऐड कर लो, और परसेंटेज है 100 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपका देखो कितना आया, 39.94। मैंने कहा था ना इसी के आसपास आएगा।
तो तकरीबन ये 40 ग्राम पर मोल आ गया। समझते हुए चलो, सिर्फ रटना नहीं है। चलो, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। समझो मेरी बात को, पहले ही बता दे रहा हूँ। जब हम एक एटम की बात करते हैं तो हम ये एटॉमिक मास यानी म्यू की बात करते हैं। जब एक मोल की बात करते हैं तब ग्राम की बात करते हैं। तो आपको पूछा गया है कितने एटम हैं, समझते हैं बात को ना। चलो, 52 मोल। 52 मोल का मतलब क्या होता है भाई, आपका मोल दे दिया, सबको पता होता है एक मोल के अंदर Na एटम होते हैं। तो 52 के अंदर 52 Na एटम होंगे। अब आप मल्टीप्लाई कर लो। अब आपको दिया हुआ है 52 U। अब बताओ, एक एटम हीलियम में 4 U होते हैं, सबको पता है एटॉमिक मास 4 होता है। तो 52 के अंदर कितने होंगे, 13 एटम होंगे। बात खत्म, 13 ही एटम है। अब दूसरी बात, एक मोल हीलियम 4 ग्राम का है, तो आप इस बार 12 ग्राम दिया है, सॉरी 52 ग्राम दिया हुआ है। तो 52 ग्राम में 13 मोल होंगे, है ना। देखो भाई, एक मोल हीलियम 4 ग्राम का होता है, आपको 52 ग्राम दिया है, इसका मतलब 13 मोल होंगे। सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, बट ये छोटा कैलकुलेशन इसलिए मैंने नहीं किया। 13 मोल का मतलब 13 Na, तो 13 Na को मल्टीप्लाई कर दो, आपका एटम आ गया। अगला, अगला क्वेश्चन अभी तक का सबसे लेंदी क्वेश्चन, बट वन बाय वन आपको सीखना है। आपको दिया हुआ है एक वेल्डिंग फ्यूल है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली। यहाँ लफ्ज दिया है ओनली, कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन गिव, ऑक्सीजन दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इतना दे रहा है ऑफ ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट, कोई और अदर प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, ये आपको ध्यान देना है। चलो आगे देखते हैं। यानी CO2 से सिंपल इन्हें ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड अदर प्रोडक्ट। ठीक, आगे आपसे ये कह रहा है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो सिर्फ और कार्बन और क्या है, ऑक्सीजन। सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन आपको उसके, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन उसके अंदर दिया हुआ है। अब हम ये बात को समझते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है। देखो, यानी आपको मैं कह रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर लोगे तो इसके अंदर से कार्बन कितना मिलेगा, हमें कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए सिर्फ, ठीक। तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक मोल कार्बन है, यहाँ से आप देख सकते हो। अगर ऑक्सीजन की बात करता तो ये 2 है, बट हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब एक मोल CO2 में 44 ग्राम है, तो 44 ग्राम के अंदर एक मोल कार्बन यानी 12 ग्राम मिलेगा। तो 1 ग्राम CO2 से कितना मिलेगा, 12/44। यहाँ तक हमने अपनी कैलकुलेशन कर लिया। लेकिन आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमने निकाल लिया, दो 12/44 इंटू 3.38, यानी इतना ग्राम कार्बन आएगा, इतना ग्राम कार्बन। पहले हमने कार्बन निकाल लिया, फिर वाटर से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन। तो 1 मोल वाटर से 2 मोल हाइड्रोजन हमें मिलता है। तो 1 मोल वाटर का मतलब 18 ग्राम, तो 18 ग्राम से 2 ग्राम मिलेगा, तो 1 ग्राम से 1/9, तो दिया कितना है, 0.69। तो 0.69 ग्राम से कितना मिल जाएगा हमें, 0.76। यानी सिंपल कहूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड से हमने कार्बन निकाल लिया, हाइड्रोजन वाटर से हमने हाइड्रोजन निकाल लिया। टोटल कंपाउंड हमें कितना मिला, आपने कहा ना वेल्डिंग के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो टोटल कंपाउंड हमने दोनों को ऐड किया, हमें इतना मिला। चलो अगला, आपसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंपिरिकल फार्मूला। सबको पता होता है कि इंपिरिकल फार्मूला के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, परसेंटेज बाय वेट चाहिए होता है, और परसेंटेज निकालने के लिए मास अपान टोटल मास का निकाला जाता है। चलो, जैसे कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो कार्बन का ऊपर मास रखो और नीचे टोटल मास रखो, और परसेंटेज की बात हो रही तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी इतना परसेंट आया। हाइड्रोजन की बात हो रही है तो अब ये तो बहुत सारे लोग कैलकुलेट करेंगे, बट सिंपल तरीका, 100 में से अगर 92 ये है तो बचा हुआ क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा। अब आइए इंपेरिकल फार्मूला की बात करते हैं। कार्बन का परसेंट आया, इसका भी परसेंटेज बाई वेट आया, मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है। सबसे पहले मैंने सिखाया था मोल निकालो। मोल निकालने का मतलब क्या है, इस परसेंटेज यानी ग्राम को इससे डिवाइड करो, इसका मोल इतना आया, इसका मोल इतना। जब आपके पास मोल आ गया, आपको सिंपल रेशियो लेना है, और रेशियो लेने का तरीका भी बताया था कि सबसे कम वाले से डिवाइड करो। तो ये 7.69 है, ये 7.68 है, ये भी 1 आएगा तकरीबन, ये भी 1 ही आएगा। तो आपका इंपेरिकल फार्मूला निकल आया 1:1, यानी इंपेरिकल फार्मूला C1H1, और इसका वेट भी निकल आया 13 ग्राम।
यहाँ तक तो हो सकता है बच्चे पहुंच भी जाएं, हालांकि नहीं पहुंच पाते हैं, पहुंच भी जाएं, बट अगले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन उसी में दिया हुआ है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसके लिए आपको डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करना है पहले कि एसटीपी पे आपको दिया हुआ है। देखो सबको पता है 1 मोल पे 22.4 लीटर होता है। आपको दिया हुआ है कि 10 लीटर के अंदर 11 ग्राम है, 10 लीटर के अंदर 11.6 ग्राम है, तो 1 लीटर के अंदर कितना आएगा, 1 लीटर में इतना ग्राम आएगा। अब कोई भी, सबको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, 1 मोल का फार्मूला, 1 मोल का जो मास होता है वही मॉलिक्यूलर मास होता है। तो 1 मोल के अंदर 22 ग्राम, 22.4 लीटर, यानी 22.4 लीटर के अंदर जो भी ग्राम आएगा वो कितना आ रहा है, 26 ग्राम, वही हमारा क्या हो गया है, मॉलिक्यूलर मास। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना, जब मेरे लेक्चर आएंगे मैं भी पढ़ाऊंगा। अब देखो सबको पता होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है। यानी देखो एम्पेरिकल फार्मूला सिंपल रेशियो होता है, तो अगर उसको n से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा। तो n क्या होगा, यहाँ से निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपान एम्पेरिकल फार्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट 26 ग्राम, एम्पेरिकल का 13 यानी 2, तो n की वैल्यू 2 आएगी। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, बट इसको देखिए, आपको ये पूरी रिएक्शन दी हुई है, आपसे पूछा गया है CaCO3 का मास बताइए। अब बताइए, अगर CaCO3 का हमें मोल चाहिए या मास चाहिए, क्या हमें हाई इसको देखना पड़ेगा HCl को। अब सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा इसके अंदर कौन सा आपको, अच्छा ठीक हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आपको 2 मोल चाहिए, यहाँ पर आपको दिए, सबसे पहले आपको वेट चाहिए। अब बताइए आपको वेट तो पता नहीं, आपको 1 मोल का वेट पर, लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है 25 ml 0.7 मोलर HCl। यही क्वेश्चन सिर्फ इतना अच्छा बनता है और कुछ नहीं। आपको मोलारिटी दी हुई है, मोलारिटी इज इक्वल टू N/V लीटर के अंदर, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये सबको पता होता है। ये HCl का 36.6, यानी आपको मोलारिटी 0.75 दी हुई है, आपको ml दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया है, और सबको पता होता है। यानी इस फार्मूले से आप निकाल लोगे पूरा का पूरा, यहाँ से वेट आपका निकल जाएगा। सिर्फ फार्मूले में पुट करना। देखो यहाँ पर n की जगह मैंने रख दिया वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, 25 की यहाँ मैंने 1000 से डिवाइड क्यों किया, वो 25 ml के अंदर है, जबकि हमें लीटर के अंदर चाहिए होता है, इसलिए मैंने डिवाइड किया। वेट हमारा आ गया, HCl का वेट 0.684 ग्राम वेट आ चुका है पूरा का पूरा, ठीक। अब देखो सबको पता होता है जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे कि अगर 2 मोल HCl लोगे तो CaCO3 का भी 1 मोल चाहिए, यानी इसका अगर 73 ग्राम लोगे, 2 मोल का मतलब 73 ग्राम, भाई H का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 यानी 36.5, तो इसका 100 ग्राम मिलता है, तो इसका 1 ग्राम में 100/73, इसका वेट कितना आपको दिया हुआ है 0.684 ग्राम दिया हुआ है, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस इतना ही कहानी उसमें एक्स्ट्रा था। अगले क्वेश्चन डन। लास्ट क्वेश्चन और आसान है, आपको दिया हुआ है क्लोरीन को प्रिपेयर करने का पूरा फार्मूला दिया हुआ है, कितना ग्राम आपको चाहिए, 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट। अब सबको पता, पहले रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है कि अगर क्लोरीन का 4 मोल है तो इसका 1 मोल है, हम ये कहेंगे 1 मोल MnO2 लेते हैं तो इसका 4 मोल लेना पड़ेगा। MnO2 का पूरा कितना आता है आप यहाँ देख सकते हो, 87, 55, Mn का 55 होता है, प्लस 16 इंटू 2 32, तो यानी अगर आप 55 ग्राम लेते हैं, सॉरी इसका 87 ग्राम लेते हैं तो इसका 146 ग्राम लेना पड़ेगा, क्यों, 4 इंटू 36.5। आपको दिया हुआ है 5 ग्राम, तो 1 ग्राम में इतना, तो 5 ग्राम के अंदर इतना, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों ये आपका पूरा का पूरा हो चुका है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, मैंने इजी तरीके से आपके साथ पूरा कवर कर दिया है। तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे कुछ लिख के भेजिए, जो भी अप्रिसिएशन समझ में आया कि नहीं आया, ताकि इससे मेरी भी हौसला अफजाई हो। थैंक यू वेरी मच, आते हैं बहुत जल्द, मिलते हैं बहुत अच्छी चीज़ों के साथ।